नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख दिया। पहले अगर हमें मूवी देखनी होती थी तो हमें थिएटर जाना होता था, उसके बाद फिर वो टीवी पे भी आ जाती थी। लेकिन टीवी पे भी अगर आती थी तो उसमें ढेर सारे ऐड आते थे। लेकिन आज की डेट में अगर हम कहें तो हम कोई भी मूवी घर पे बैठ के देख सकते हैं बिना किसी ब्रेक के। और ये सब हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, ये कैसे काम करता है, इसके लिए हमें थोड़ा इसका इतिहास जानना होगा। भारत में अगर बात करें तो टीवी 1950s के अराउंड में आ चुका था और 15 अगस्त 1982 में दूरदर्शन का पहला कलर टेलीकास्ट किया गया था। उसके बाद ज़माना आया केबल टीवी का। इसमें केबल के थ्रू आपके घर में अलग अलग चैनल्स दिखाए जाते थे। साल 2000 में भारत सरकार ने डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट टेलीविजन को मंजूरी दे दी और 2003 में डिश टीवी भारत की पहली डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनी। थोड़ा और विश करो, डिश करो। इसमें घर के ऊपर एक एंटीना लगा दिया जाता था जो टीवी के पास में एक सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट करके आपको अलग अलग चैनल देखने की आज़ादी दे जाता था। अब अगर बात करें ओटीटी की तो इसकी सबसे पुरानी कंपनी है नेटफ्लिक्स। ये गूगल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसको बनाया था रीड हेस्टिंग और मार्क रेडोल्फ ने साल 1997 में। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मूवीज़ की सीडी को ऑनलाइन रेंटल करने की एक कंपनी के तौर पे हुई थी। 1998 में आप एक वेबसाइट खोल सकते थे netflix.com और वहाँ से अपनी मनपसंद मूवी को एज ए सीडी ऑनलाइन रेंट कर सकते थे जो आपके घर तक पहुँचा दी जाती थी। यहाँ पे ये लोग एक मंथली रेंटल लेते थे और उसके बदले में आप अनलिमिटेड मूवी की डीवीडीज रेंट कर सकते थे पूरे महीने। In today's busy world, going to the video store is a hassle. With Netflix, you just make a list of the movies you want to see, and you'll get your first DVDs in about one business. मतलब आप अगर netflix.com खोलते उस समय तो उसमें सिर्फ आपको ऑप्शंस दिखाते कि अलग अलग मूवीज़ हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई भी क्लिक करके रेंट कर दीजिए। आपको एक मंथली फीस देनी होती थी, आप जितनी चाहें उसके बदले में मंथली सीडीज रेंट कर सकते हैं। इस समय ये जो सीडी रेंट करने वाला बिजनेस था, इसमें इनका सबसे बड़ा कंपटीशन जो था वो था एक कंपनी ब्लॉकबस्टर। ये भी एक डीवीडी की रेंटल कंपनी ही थी, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं करते थे। इनका जो काम था, उनके एक फिजिकल स्टोर्स हुआ करते थे बड़े बड़े और वहीं पे ये जाते थे। जैसे आज की डेट में मॉल्स की चेन होती है, उस समय इसके स्टोर की चेन हुआ करती थी। ब्लॉकबस्टर एक बहुत बड़ी सीडी रेंटल एंड सेल चेन थी जिसके अलग अलग स्टोर्स पूरे के पूरे अमेरिका में फैले हुए थे। यहाँ पे आप जाके सीडी रेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था कि आपको हर एक डीवीडी के लिए अलग से रेंट देना होता था। जबकि बात की जाए नेटफ्लिक्स की तो आप घर पे बैठे बैठे डीवीडी को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ना स्टोर जाना ना कुछ करना। ऑनलाइन सर्फ करिए, देखिए और जो आपको चाहिए वो सीडी आपके घर तक आ जाएगी और वो भी मंथली रेंटल के बेस पे। मतलब ऐसा नहीं कि एक सीडी रेंट करना है तो उसके लिए पैसा देना होगा, आप मंथली रेंटल पे कीजिए और जितनी चाहे सीडी देखिए। जबकि ब्लॉकबस्टर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे फिजिकली स्टोर पे जाना पड़ता था, लेना पड़ता था, फिर वापस करने भी आना होता था, तो ये सारी चीज़ें थी। अब बिजनेस तो सेम था लेकिन मॉडल अलग था। ये बात ब्लॉकबस्टर के मालिकों को थोड़ी देर से समझ में आई। उन्होंने भी 2004 में नेटफ्लिक्स की तरीके से ही एक वेबसाइट बनाई जिसमें डीवीडी रेंटल का काम करना शुरू किया उन्होंने। लेकिन ये काम करते करते तब तक नेटफ्लिक्स को 6 साल हो चुके थे और अगले 2 साल की अगर मैं बात करूं, 2006 आते आते उसके 60 लाख के ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे उसकी वेबसाइट पे नेटफ्लिक्स के। जबकि ब्लॉकबस्टर की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ 20 लाख सब्सक्राइबर तक ही पहुंच पाया था 2006 तक। इस समय तक इंटरनेट जो था वो सब तरफ धूम मचा रहा था। इसका जो यूजेज था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट चल रहा था, सब कुछ था, बहुत तेजी से इंटरनेट के यूजर्स बढ़ रहे थे। नेटफ्लिक्स भी ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा था कि घर घर में जो इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे जो ये डीवीडी रेंट करने वाला सिस्टम है ये ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। अगर लोग
इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें सर्फ कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हो सकता है बहुत जल्दी वो लोग मूवीज़ को भी ऑनलाइन ही देखना पसंद करें। इन्होंने 2009 में टीवी कंसोल्स के साथ में डील करनी चालू करी कि इनका जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, उसको ऐड किया जाए उनके टीवीज़ में। 2010 में इन्होंने बड़े-बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, जैसे सोनी है, डिज़नी है, पैरामाउंट है, इन सब के साथ में भी डील करी कि वो अपनी मूवीज़ इनको बेचें, ताकि वो अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे एज ए ऑन डिमांड मूवी उनको दिखा सकें। अब अगर बात की जाए इनकी कंपटीशन की, ब्लॉकबस्टर, तो 2010 में ही जुलाई में इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया कि ये बैंकरप्ट हो चुके हैं। Video rental chain Blockbuster has filed for Chapter 11 bankruptcy protection. 2011 में नेटफ्लिक्स ने ये सोचा कि जब इतना सारा पैसा खर्च करके हम दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से मूवीज़ और बाकी सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि खुद की मूवी या वेब सीरीज़ वगैरह बनाई जाए। वो उनको सस्ती भी पड़ेगी और फ़ायदेमंद भी होएगी। इसी सोच पे काम करके 2013 में इन्होंने अपनी खुद की एक प्रोडक्शन चालू करी टीवी सीरीज़ की, वेब सीरीज़ की, और इनके पहले वेब सीरीज़ में से था हाउस ऑफ कार्ड्स और ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। और ये इतने सक्सेसफुल रहे कि नेटफ्लिक्स ने अब इसी दिशा में काम करना चालू कर दिया। इसी सोच के चलते आज के डेट में अगर कहा जाए तो नेटफ्लिक्स पे 3000 से ज़्यादा खुद का प्रोड्यूस्ड कंटेंट है, और ये उसके टोटल जो कंटेंट अवेलेबल है उसमें आधे से भी ज़्यादा का शेयर रखता है। अब बेसिकली इसको OTT क्यों कहा जाता है उसकी अगर बात की जाए तो पहले जो केबल और DTH आपको दिया जाता था उसमें एक मिडिल मैन होता था, ठीक है ना, कि आपको कोई कंटेंट बना रहा है, फिर उसमें वो जो मिडिल मैन है DTH या केबल सर्विस प्रोवाइडर वो उस तक जा रहा है, फिर वो आपको पहुंचा रहा है। जबकि जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये इन सब मिडिल मैन को ऊपर से क्रॉस कर जाते हैं और डायरेक्ट कंटेंट प्रोवाइडर आप तक चीज़ें पहुंचा सकता है, इसीलिए उसको ओवर द टॉप कहा जाता है। अब ये तो हो गया इतिहास के कैसे ये सब चालू हुआ। भारत में OTT की शुरुआत की थी रिलायंस एंटरटेनमेंट्स ने। पहला OTT प्लेटफॉर्म था बिग फ्लिक्स जो 2008 में आया था, लेकिन इसमें जो मॉडल था वो पे पर व्यू का मॉडल था कि आपको जो भी मूवी देखनी है आप उसके लिए पैसा पे करें, वो मूवी आप देख सकते हैं। मतलब जैसे ब्लॉकबस्टर का मॉडल था कि आप जाएं उनके स्टोर पे और एक DVD का पैसा दीजिए, उसको देख लीजिए, बस यहाँ पे ऑनलाइन आपको वो चीज़ देनी थी, एक मूवी देखिए और कर लीजिए। Does your TV give you over 500 of the latest blockbusters? 2013 में जी ने सबसे पहले अपना OTT लॉन्च किया था डिट्टो टीवी, और सोनी ने सोनी लिव नाम का OTT लॉन्च किया था। इनका क्या फंडा था कि ये अलग से मूवी रेंटल कराने का काम नहीं करते थे। ये जो टीवी में प्रोग्राम्स आते थे कि जी टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, सोनी टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, और अलग अलग चैनल्स के साथ में इन्होंने करार किया था कि उनके जो प्रोग्राम टीवी पे आते हैं वही इन्होंने ऑनलाइन डाल दिए थे कि आप कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह पे कीजिए और आप उसको देख सकते हैं। हर एक मूवी का हर एक का पैसा नहीं देना, आप जो मूवी के चैनल्स वगैरह आ रहे हैं वो बस उसका फीस दीजिए और पे आराम से देखिए। 2015 में हॉटस्टार आया, आज की डेट में उसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नाम से जाना जाता है। फाइनली जनवरी 2016 में नेटफ्लिक्स भारत में कदम रखता है। अब इसे नेटफ्लिक्स की किस्मत कहें या उसके मालिकों की, लेकिन 2016 में ही मुकेश अंबानी सबके सामने आके एक ऐसी घोषणा करते हैं जिससे आजकल के युवा बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो लॉन्च करते हैं रिलायंस जियो। We will be able to provide an abundance of high quality, high speed data and transform India from a high price data market to one with the lowest data rates anywhere in the world. ये ऑनलाइन मार्केट को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। इसमें ऐसा बूम आता है कि भारत में 40 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म आज की डेट में लॉन्च हो चुके हैं। Amazon जैसा जो बिजनेस जायंट है वो भी Amazon प्राइम के थ्रू अब OTT के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुका है। अब प्लेटफॉर्म जो है वो तो बन गए भाई, अलग अलग लोगों ने अपने अपने ऐप लॉन्च कर दिए। अब इसमें कंटेंट कहाँ से आएगा? तो इसका जवाब आता है कि कंटेंट के दो ही रास्ते हैं। पहला कि कोई भी मूवी है या टीवी सीरीज है उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लिए जाए, कि कोई मूवी रिलीज हो रही है या फिर कोई वेब सीरीज आई हुई है उसको आपने खरीद लिया और अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे। मतलब जैसे अगर कहा जाए तो धूम एक यशराज प्रोडक्शन की बनाई हुई मूवी है,
इसको ओटीटी पे दिखाने का अधिकार अगर नेटफ्लिक्स खरीद लेता है तो आप फिर नेटफ्लिक्स पे मंथली फीस दीजिए और आराम से वो मूवी जितनी बार चाहे देखते रहिए। दूसरा है खुद का प्रोडक्शन। जैसा मैंने बताया नेटफ्लिक्स ने किया था, अपना एक प्रोडक्शन लॉन्च करके खुद की वेब सीरीज बनाइए और उसको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाइए। अब किसी भी बिजनेस में सारा का सारा मुद्दा घूम के आता है पैसे पे। आपने प्लेटफॉर्म बना लिया, उस पर कंटेंट डाल दिया, अब कमाई कहाँ से होगी? तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं इनमें कमाई के मेनली 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एवीओडी, एडवर्टाइजिंग बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड। इसमें आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी मूवी या वीडियो अगर देखते हैं जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उसके लिए आपको कोई मंथली चार्ज या ऐसा कुछ नहीं देना होता। बस जैसे आप टीवी पे अगर कोई भी प्रोग्राम देखते हैं उस समय ऐड आते हैं, वैसा ही सेम चीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी होता है। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का मालिक होता है वो उस ऐड के जो कंपनी होती है, ब्रांड होता है, उस ब्रांड ओनर से पैसे लेते हैं, जो इस टीवी वाला मॉडल। दूसरे नंबर पे आता है एसवीओडी, सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड। इसमें जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है वो आपको कुछ मंथली या ईयरली फीस चार्ज करता है कि इतने पैसे आप मंथली हमको देते रहिए, उसके बाद आपको कोई ऐड देखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी देखना है वो बिना ऐड के आप उस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। यूट्यूब भी आज की डेट में ऐसा कर रहा है। प्रीमियम सर्विस अगर आप लेते हैं तो आपको ऐड नहीं देखने पड़ते यूट्यूब पे भी। थर्ड नंबर पे आता है ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड, टीवीओडी। ये वही पे पर व्यू वाला मॉडल होता है जिसमें आप एक वीडियो देखने के लिए पैसा देते हैं सेपरेटली। जैसे बिग फ्लिक्स के बारे में मैंने बताया था, बिग फ्लिक्स में यही चीज़ होती थी। आज की डेट में अगर कहा जाए तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आज की डेट में भी ये चीज़ कर रहे हैं। उस जैसे कि ZEE5 पे थोड़े समय पहले सलमान खान की राधे मूवी रिलीज हुई थी, वो इसी बेस पे हुई थी कि आप ZEE5 पे जाके मूवी देख सकते हैं, लेकिन आपको जैसे मूवी हॉल का टिकट खरीदना होता है वैसे ही ZEE5 पे भी उसको देखने के लिए राइट खरीदना पड़ेगा। इसके बाद आता है हाइब्रिड मॉडल। ये जो मैंने पहले के तीनों मॉडल बताए, इन सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का होता है। जैसे एवीओडी और एसवीओडी को अगर हम जोड़ दें, एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शन वाले को, कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं, आप अगर चाहें इसमें कोई भी वीडियो देखना, देखिए, आपको ऐड दिखाया जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक सब्सक्रिप्शन फीस दे दीजिए, फिर आपको ऐड नहीं देखने पड़ेंगे। आज की डेट में जियो भी ऐसा ही कर रहा है। ऐसा खबरों में आया है कि नेटफ्लिक्स भी शायद एवीओडी मॉडल लेके आ जाए, क्योंकि जो ग्लोबल ओटीटी रेवेन्यू है उसका 50% जो है वो एवीओडी मॉडल से ही आता है, एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल से। इसके अलावा जो एसवीओडी और टीवीओडी का भी एक कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं बिना किसी ऐड के। लेकिन कुछ ऐसा प्रीमियम कंटेंट होता है जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन के बाद में भी फीस देनी पड़ती है। जैसे एकदम कोई नई मूवी रिलीज हुई है और उसे उस पर दिखाया जा रहा है, या कोई बहुत मशहूर मूवी है जो आपके प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा रही है, जो उसको लोग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सब्सक्रिप्शन से ऊपर एक पैसा चार्ज करते, थोड़े कुछ पैसे चार्ज करते हैं। आज की डेट में Amazon प्राइम, ZEE5 जैसे जो OTT चैनल्स हैं वो इसका यूज करते हैं। तो टेक्निकली अगर कहा जाए तो जो OTT कंपनी होती है वो दो ही जगह से कमाती हैं। पहला एडवर्टाइजिंग से, जो ब्रांड ओनर्स होते हैं वो उनको पैसा देते हैं। दूसरा सब्सक्राइबर से, जो व्यूअर मतलब आप जो होते हैं उनको सब्सक्रिप्शन का पैसा देते हैं, तो उन्हें कमाई होती है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर अमेजोन जैसी कंपनी की बात करें तो उनके मालिक जेफ बेजोस जो है वो खुद ये आके बोल चुके कि उन्होंने अमेजोन प्राइम को फॉर प्रॉफिट बनाया ही नहीं है। प्रॉफिट कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करेगा उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जो अमेजोन के सब्सक्राइबर्स हैं, अमेजोन प्राइम उनकी जो डिलीवरी सर्विस है, उसको एज ए पर्क देना चाहते हैं, एज ए बेनिफिट देना चाहते हैं कि अगर आपने अमेजोन प्राइम मेंबरशिप ली तो आपको ये वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगे। It's the Prime membership program. From a business point of view, we also like the business results because it drives people to join Prime, and then once they've joined Prime, they enjoy the fast free shipping, so they also buy a lot of products from us. So it's a vehicle to make fantastic content, and from a business point of view, it works for us as well. तो ये भी एक पॉइंट आता है इस बिजनेस में। तो बात की जाए अगर के टोटल फंडा OTT प्लेटफॉर्म्स का क्या है, तो वो सिंपल सा है कि इनको
जो भी ज़्यादा देखी जाने वाली मूवीज़ हैं उन्हें खरीदना है, जो ज़्यादा देखे जाने वाले जॉनर्स हैं उसके कंटेंट को क्रिएट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उनके पास आएँ, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड मिल सकें या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के थ्रू रेवेन्यू मिल सके। ये था पूरा डिस्कशन एंड डिटेल्स अबाउट OTT प्लेटफॉर्म्स। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।